नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप गोदी मीडिया से नफरत करते हैं, चाहते हैं कि कारपोरेट मीडिया से मुक्ति मिले, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग कीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपका आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा से भुगतान कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। हाई कोर्ट कल दे सकता है फैसला, स्पीकर भी कर सकते हैं कार्रवाई। पायलट पर बरसे गहलोत, बोले पार्टी की पीठ पर छुरा भोंका। राहुल का हमला, मोदी की 56 इंच वाली छवि का लाभ उठा रहा है चीन। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, विकास दुबे जमानत पर कैसे था। कर्नाटक में सवर्ण की बाइक छू ली तो दलित को नंगा करके पीटा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर की निगाहें राजस्थान के हाई कोर्ट पर लगी हुई थी, क्योंकि वहां सुनवाई होनी है, सुनवाई चल रही है। राजस्थान सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पायलट ग्रुप ने वहां पर एक याचिका दी हुई है कि विधानसभा के अध्यक्ष ने जो नोटिस दी है उसको लागू ना होने दिया जाए, उस पर कार्रवाई आगे ना हो। सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस विधायकों का विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट मंगलवार सुबह अब 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिए हैं, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है। पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, यह खारिज होनी चाहिए। पायलट ग्रुप की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि सरकार गिराना अलग बात है और मुख्यमंत्री बनाना अलग। विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने अपील की थी। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्यों ना आपकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए, विधानसभा के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। पिछले हफ्ते सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि विधायकों को दिए गए नोटिस पर स्पीकर 21 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करें। इस आदेश के बाद विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट के विधायकों को नोटिस का जवाब देने के लिए 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का वक्त दे दिया। संभावना जताई जा रही कि हाईकोर्ट कल अपना फैसला दे सकता है और कल ही विधानसभा अध्यक्ष भी बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मामला हाईकोर्ट में है और अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील में बहुत दम है कि ये प्री मैच्योर है, क्योंकि जब तक विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो असीमित है विधानसभा के मामलों में, उसमें कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता। तो अगर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष में इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती तब उस मामले की सुनवाई करता कोर्ट, और फिर उसमें अगर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कुछ गलत हुआ होता तो उसके बारे में वो निर्णय दे सकता था। लेकिन चूंकि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई की ही नहीं है, इसलिए इस लिहाज से ये प्री मैच्योर केस है और जाहिर है कि हाई कोर्ट भी इसमें किसी हद तक जा नहीं सकता, कोई विधानसभा अध्यक्ष को रोक नहीं सकता कोई कदम उठाने से। तो लगता ये है कि कल हाई कोर्ट भी इस मामले में किसी तरह का कोई ठोस फैसला नहीं देगा और विधानसभा अध्यक्ष चूंकि इस मामले में स्वयंभू हैं तो शाम 5:30 बजे तक इन बागी विधायकों की सफाई का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर कोई अगला कदम उठा सकते हैं, या तो विधानसभा की उनकी सदस्यता ही रद्द कर सकते हैं, ये फैसला लेने का उनको हक है। और फिर हो सकता है कि पायलट गुट ने तैयारी कर रखी हो कि हाई कोर्ट के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाकर एक वहाँ अटेम्प्ट करेंगे, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उनकी सदस्यता दांव पर लग चुकी है और उसको रोकना कोर्ट के वश में भी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष
इस मामले में कार्रवाई करने में सक्षम हैं। फिर बाद में कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी और ऐसा बहुत सारे मामले हुए हैं जिनमें कई कई सालों तक ये सुनवाई चलती रहती है और उनकी वो विधानसभा में की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये तमाम सिचुएशन बन रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बुधवार को गहलोत विधानसभा के मंच पर अपना बहुमत भी साबित कर सकते हैं। तो अगर ये 19 विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो गहलोत के लिए ये काम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वे 6 महीने से सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान के होटल फेयरमाउंट में अपने विधायकों से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा वे पिछले 6 महीने से षड्यंत्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वे सरकार गिराना चाहते थे। वे बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जब विधायकों ने इनकार किया तो कहा थर्ड फ्रंट बना लेंगे। 26 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए। 36 साल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाओ। 6-7 साल में डिप्टी सीएम बन जाए। 10-12 साल में सब कुछ मिल गया, ऐसा कम होता है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की पीठ पर छुरा भोंका है। गहलोत ने कहा कि मैं जब कहता था कि षड्यंत्र हो रहा था तो लोगों को यकीन नहीं होता था। कोई नहीं मानता था कि मासूम चेहरे वाला ऐसा कुछ करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां 7 साल से प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग नहीं की गई, जबकि हम जानते थे कि वो निकम्मा है, नाकारा है, केवल लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मैं बैगन बेचने नहीं आया हूँ, सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सचिन पायलट का चाल, चरित्र, चेहरा सब बाहर आ गया है। वे क्या वकीलों की फीस अपनी जेब से दे रहे हैं? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? गहलोत के मुताबिक एक एक वकील की एक एक सुनवाई की फीस 50-50 लाख रुपए है। ये पैसा मुंबई के कारपोरेट हाउसेस से आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंजा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर भाजपा में आने की बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही मलिंगा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्हें पैसों की पेशकश की गई थी और कहा गया कि आप मुंह तो खोलो, जितना चाहोगे पैसा मिलेगा। ये पूछे जाने पर कि इस बात का क्या सबूत है, मलिंगा ने कहा अगर मेरी बात झूठी है तो पायलट आकर कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन इस सब के बाद भी पायलट को अब तक पार्टी से नहीं निकाला गया है। इससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान अभी पायलट को मनाने की कोशिश में है। हालांकि गहलोत के तेवर से लग रहा है कि वो पायलट को अब राजस्थान में नहीं आने देंगे। बहुत साफ है, ऐसा लग रहा है कि गहलोत काफ़ी आहत हैं और लंबे अरसे से अपना गुस्सा दबाए हुए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल फूट कर बाहर आ रहा है और वो पायलट पर कोई भी मुरव्वत नहीं दिखा रहे हैं, कोई भी उनको रियायत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह से उन्होंने बगावत की, सरकार को गिराने की कोशिश की और जो विधायक हैं उनके खरीद फरोख्त में भूमिका निभा रहे थे, उससे लगता है कि गहलोत अब पायलट को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। हालांकि इस तरह की विरोधाभासी खबरें आ रही हैं बहुत सारे सूत्रों से कि गांधी परिवार पायलट के टच में है, पायलट से बात कर रहा है कि वो बीजेपी में ना जाएं, उसको वापस कांग्रेस में रखने की बात हो रही है। लेकिन इसमें कितना दम है, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये अभी देखने की बात है। क्योंकि हालात जब इस हद तक चले जाएं कि कोर्ट में लड़ाई हो रही है, सरकार को गिराने की नौबत आ रही है, तो क्या किसी एक नेता पर गांधी परिवार भी इतना दांव लगाएगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही कांग्रेस के लिए एक सबक है कि इस तरह के नेता पार्टी में किस तरह से भितरघात कर रहे हैं। जैसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में वही किया, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा उन्होंने, और अब ये पायलट कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से पार्टी की छवि को भी ख़राब कर रहे हैं। पार्टी में लगातार इस तरह के कलह से उसकी छवि ख़राब हो रही है, नेतृत्व सवालों के घेरे में फंसा हुआ है, गांधी परिवार, राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो ये
जो एक के बाद एक विद्रोह पार्टी में हो रहे हैं, उसने पार्टी की छवि को बिल्कुल बुरी तरह से मलिन कर दिया है। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आइए मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कृपया अपनी फीडबैक, अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। हम उस फीडबैक का इस्तेमाल अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने चीन की घुसपैठ को लेकर कहा कि बीजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए उनकी 56 इंच वाली छवि पर हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री भी दबाव में आकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करेंगे कि उन्हें अपनी छवि की चिंता नहीं है और वो चीनी चुनौती को स्वीकार करते हैं। गांधी ने एक वीडियो जारी कर चीन के साथ मौजूदा गतिरोध को लेकर कहा, ये साधारण सीमा विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। सवाल ये है कि चीन की सामरिक रणनीति क्या है। चीनी बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाते। कांग्रेस नेता ने कहा, चीन ने दिमाग में संसार का नक्शा खींचा हुआ है जिसे वो अपने हिसाब से आकार देने की कोशिश कर रहा है। उसी के तहत पाकिस्तान के ग्वादर जाता है, उसी में बेल्ट एंड रोड आता है। कांग्रेस नेता ने कहा, चीनी एक खास तरीके से दबाव बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वे प्रधानमंत्री की छवि पर हमला कर रहे हैं। वे समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रभावी नेता बनने के लिए, एक राजनीतिक के रूप में रहने के लिए अपनी 56 इंच वाली छवि की रक्षा करना ज़रूरी होगा। यही वो असली जगह है जहां पर चीन वार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि वे मूलतः नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि यदि आप वह नहीं करेंगे जो चीन चाहता है तो नरेंद्र मोदी की मजबूत नेता वाली छवि को वो ध्वस्त कर देंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि सालों से एक राजवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके लिए दुख की बात है कि पीएम मोदी का 130 करोड़ भारतीयों के साथ जुड़ाव गहरा है। वो उनके लिए जीते और काम करते हैं। जो लोग उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं वे केवल अपनी ही पार्टी को बर्बाद कर देंगे। नड्डा ने कहा, हमने आज एक बार फिर आरजी रीलॉन्च प्रोजेक्ट का विफल संस्करण देखा। राहुल गांधी जी हमेशा की तरह तथ्यों पर कमज़ोर और बदनामी करने पर मजबूत दिखे। तो ये राहुल गांधी एक सिलसिला चला रहे हैं। एक वीडियो अभी उनका एक दिन पहले आया था, ये दूसरा वीडियो है। उन्होंने कहा है कि समसामयिक विषयों पर वो लगातार इस तरह की टिप्पणियां करेंगे और निश्चित रूप से ये मुद्दा जो उन्होंने उठाया है कि प्रधानमंत्री ने एक अपनी जो नकली छवि गढ़ी है कि वो बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बहुत ठोस इरादे वाले प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का उनका सीना है। अब इसी छवि को लाभ उठा रहा है चीन, क्योंकि जब आप इस छवि के कैद हो जाते हैं कैद हो जाता है कोई भी नेता या प्रधानमंत्री, तो उसको उसके हिसाब से व्यवहार भी करना पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस हिसाब से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो छवि दरक रही है, ध्वस्त हो रही है। तो क्या इस छवि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, अपने जो इलाके पर कब्जा किया है उन्होंने उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे? तो ये देखने की बात होगी, अभी भविष्य है में। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं और उनका असर भी दिख रहा है, क्योंकि पार्टी को उनकी दूसरी पार्टी उनको ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। अगर आप जेपी नड्डा के जवाब को देखें तो उसमें साफ पता चलता है कि वो जो पॉइंट उठा रहे हैं राहुल गांधी उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी बातें कर रहे हैं। यानी जो घिसा पिटा बीजेपी का राग रहा है कि ये वंशवादी पार्टी है, राहुल गांधी मतलब व्यक्तिगत टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सीधा सा सवाल ये है कि चीन ने क्या हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है? क्या चीन से प्रधानमंत्री वो ज़मीन छुड़वाएंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी छवि की रक्षा के लिए चीन से उसी स्तर पर बातचीत करने जाएंगे, या चीन उनकी इस छवि का लाभ उठा रहा है, उनकी छवि को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के विवाद खड़े कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री ठीक ढंग से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक से बता भी नहीं पा रहे हैं, और जो बोलते हैं उसमें ज़्यादातर झूठ होता है। तो ये एक
करारा हमला आप कह सकते हैं, लगातार सिलसिला बनाए हुए हैं राहुल गांधी। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। कोर्ट ने आदेश दिया कि कमेटी में एक पूर्व डीजीपी को भी रखा जाए। इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबटे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हैदराबाद एनकाउंटर और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे जिनके पास हथियार नहीं थे, जबकि दुबे और उसके साथी पुलिसकर्मी के हत्यारे थे। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मुठभेड़ सही थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मगर राज्य सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और कानून से उन्हें सज़ा मिले। कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी का पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा, किसी दुर्दांत अपराधी के खिलाफ भारी पुलिस बल के प्रयोग के लिए क्या पुलिस को गुनहगार ठहराया जा सकता है? हम पुलिस का मनोबल नहीं गिरा सकते। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए तो कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पुलिस वालों का मनोबल कम हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें इस बात से हैरानी है कि इतने आपराधिक मामले सिर पर दर्ज होने वाला व्यक्ति जमानत पर रिहा था और उसने आखिरकार ऐसा कांड कर दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पूरे रवैये को देखें तो बिल्कुल साफ है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पहली बात तो ये कि सिस्टम की विफलता की बात की, जिसका मतलब है उत्तर प्रदेश में व्यवस्था काम नहीं कर रही है, और जिसका दूसरा मतलब निकालते हैं हम लोग कि ये जंगल राज है। एक अराजकता की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर व्यवस्था काम नहीं कर रही है, अपराधी काम कर रहे हैं और जो व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, वो नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो नियमों को तोड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, अगर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करें तो उसमें साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के इन तर्कों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि ये एनकाउंटर हुआ था, फेक एनकाउंटर नहीं था। चाहे तुषार मेहता ने कहा हो कि मनोबल गिराने की बात है, तो मनोबल गिरने की स्थिति क्यों बनी, इसके लिए भी उन्होंने परोक्ष रूप से राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है कि चूंकि व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, कानून ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है, यानी आप अपराधियों को पकड़ें, उन्हें अदालत में लाएं और सज़ा हो। ये जो पूरी कड़ी है, इसको तोड़ दिया गया है और राज्य सरकार एनकाउंटर वाला तरीके पे चली गई है, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। तो निश्चित रूप से ये यूपी सरकार के लिए बहुत बड़ा इंडिक्टमेंट है। उसको एक तरह से कहा गया है कि वो दोषी है इन सारे मामलों में, और विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में भी राज्य सरकार को दोषी मान रहा है सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए एक इंडिपेंडेंट जांच की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच तो बैठाई हुई है, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक अलग इंडिपेंडेंट जांच होगी जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की देखरेख में होगी। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी इस जांच में रहेंगी, तो ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। और अब आज की आखिरी सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक में एक सवर्ण की मोटरसाइकिल छू लेने के कारण एक दलित को कथित तौर पर नंगा करके बुरी तरह पीटा गया। उसके परिवार वालों को भी बख्शा नहीं गया और उन्हें भी बुरी तरह मारा पीटा गया। राजधानी बेंगलुरु से करीब 530 किलोमीटर दूर विजयपुर जिले की ये घटना है। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को नंगा करके ज़मीन पर लिटा दिया है और उसे लाठियों व जूतों से बुरी तरह पीट रहे हैं। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुपम अग्रवाल ने कहा, मिनाजी गांव में दलित पर हुए हमले के मामले में तालीकोट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोप है कि जब दलित व्यक्ति ने एक सवर्ण की मोटरसाइकिल को भूल से छू लिया तो 13 लोगों ने मिलकर उसे और उसके परिवार वालों को पीटा। कर्नाटक में दलित अत्याचार और भेदभाव की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ समय पहले कर्नाटक के चित्रदुर्गा से बीजेपी के एक दलित सांसद को एक गांव में वहां के लोगों ने घुसने ही नहीं दिया था। सांसद का नाम ए नारायण स्वामी है।
सांसद तुमकुर ज़िले के पावागढ़ा इलाके के परामल हल्ली गांव में जा रहे थे, तभी इस गांव के पिछड़ी जाति के लोगों ने उन्हें गांव में आने से रोक दिया। तो ये दलित अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी तमिलनाडु से आई थी, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम राज्य। अभी हमने मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना देखी ग्वालियर संभाग में, जहाँ पर एक किसान परिवार को जो दलित जाति से था कितनी बुरी तरह से पीटा गया और फिर उसने जहर खा लिया। तो ये पूरे देश भर में इस तरह से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसकी वजह है कि जो पार्टियां सत्ता में आई हैं उनमें सवर्ण जातियों का बहुमत है, पहले भी रहता था, लेकिन अब उसमें वो एक आक्रामकता आ गई है कि दलितों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। दलितों को वो उस जगह पर रखना चाहते हैं जहाँ पर मनु ने रखा है, यानी उनको बाकी समाज से काट के रखो, उनसे वही काम लो जो मनु ने तय कर दिया है। और इस वजह से ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। राज्य सरकारों की भूमिका भी कोई बहुत अच्छी निकल कर नहीं आ रही है। ऐसे में आप सोचिए, अगर दलित एट्रोसिटीज़ एक्ट ना होता तो जिसको हटाने की मांग लगातार ये सवर्णवादी पार्टियां कर रही हैं, तो अगर ना हो तो वो प्रोटेक्शन भी इन दलित जातियों को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही गंभीर हालात हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, कई जगह पर पिछड़ों के लिए, क्योंकि ये जो ताकतवर जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, वो उन पर शासन करने के लिए, उन पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तरह तरह से उनको प्रताड़ित कर रही हैं। और अब बुलेटिन के अंत में एक नज़र डालते हैं ताज़ा तरीन खबरों पर फटाफट। कोरोना से जुड़ी खबरें। भारत में एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या के मामले में अब विश्व में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 40,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। ब्राज़ील पहले आगे था, ब्राज़ील को पछाड़कर अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ताज़ा बयान से ये चिंता बढ़ गई है कि दरअसल IMA का कहना है कि देश में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। तो ये IMA का कहना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, जो एक खतरनाक बात है। देश में एक दिन में 40,425 नए मामले आए। एक दिन में अब तक ये सर्वाधिक मामले हैं। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 के पार चला गया है। भारत में मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हो गई है। मृत्यु दर में कमी आ रही है, या पता नहीं आंकड़ों में हेराफेरी हो रही है, या आंकड़े सही ढंग से कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,00,000 से अधिक चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और sathhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर आऊँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।